हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। तो जी आज आपके लिए मॉड्यूल 2 की सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट की फर्स्ट क्लास में स्वागत है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट जैसे कंपनी लॉ में हमने बात की थी कि आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज़ लॉ है। और ये कंपनी लॉ का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। कंपनी लॉ का ही समझ लो कि काफ़ी कुछ पार्ट लेकर ये अलग हुआ है। ओरिजिन कंपनी लॉ है, वहां से फिर फर्दर एक हायर लेवल पर कंपनी चली जाती है, पब्लिक कंपनी। जैसे मैंने बोला था कि हम कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, सेटिंग अप में पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 11 12 बीकॉम में पढ़ा हुआ आता है, काफ़ी कुछ बेसिक हमें समझ आता है। बट इस सब्जेक्ट में काफ़ी कुछ नया आने वाला है, कंसेप्ट्स डिफरेंट हैं, थोड़ी सी लेवल हाई हो जाएगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि नाम देखो क्या आ रहा है इसका, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मीन्स पैसों की मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जो हम कह सकते हैं कि समुंदर है, जिसमें 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ पर डे की ट्रेडिंग हो रही है। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, फंड रेजिंग की बात करें, ये एक लिस्टेड कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कैपिटल मार्केट। और हम प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर चलता है। आप यहाँ एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ोगे और जब आप प्रोफेशनल में आओगे तो इस सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग हो जाएगा। इसी का फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्म और हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक पर 2 बार क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, एग्जी में भी पढ़ा रहा है और फाइनल में भी पढ़ा रहा है आपको, प्रोफेशनल में भी, उसका आप सीरियसनेस समझ जाओ कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे करियर के लिए। दोस्तों, जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, खुशकिस्मती से मैंने इस सब्जेक्ट में काम पहले किया, पढ़ा बाद में। और यू कैन से कि मैंने पढ़ा तो जाके 4-5 साल बाद, बट मैंने काम एज अ लेमैन बिगिनर शुरू कर दिया था। जिसे मैंने कंपनी लॉ की क्लास में भी आपको बोला था, 1989 में मैंने 12th की थी, तो उसके बाद मैंने स्टॉक ब्रोकर के यहाँ ही जॉब की थी। मेरी सबसे पहली जॉब ही एक स्टॉक ब्रोकर के यहाँ थी, जब मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था। उस टाइम पार्ट टाइम जॉब करता था मैं दिल्ली के कमला नगर में एक स्टॉक ब्रोकर के यहाँ। वहाँ से मैंने करियर शुरू किया और ये CS डिग्री लेने की चाह। CS डिग्री का मतलब उस टाइम तो आप समझ लो कोई जानता ही नहीं था दूर दूर तक कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, बहुत कम लोग जानते थे। 1980 में तो इंस्टीट्यूट ही बना। और मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने CS स्टार्ट की 93 में, 92 में मैंने बीकॉम की। जब मैं स्टॉक मार्केट में था तो पता चला कि ये मार्केट कितनी वास्ट है, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें भरी हुई हैं। और मैंने CS की डिग्री को चुना कि CS की डिग्री लेकर इस मार्केट में आना है। क्योंकि जब मैं जॉब करता था तो मेरे बॉस के क्लाइंट थे, मतलब हमारी फर्म के क्लाइंट थे, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी थे। तो मुझे उनके ऑफिस आना जाना पड़ता था रिलेटिंग टू शेयर्स की बाइंग सेलिंग वो करते थे अपनी कंपनी की। अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते थे हमारे थ्रू, हम स्टॉक ब्रोकर थे। तो जब मैं उनके ऑफिस जाता था, उनका कंपनी सेक्रेटरी का केबिन ऑफिस देख के मुझे थोड़ा सा लगा कि ये प्रोफेशन बहुत वैल्यू करता है और बहुत ल्यूक्रेटिव है। वहाँ से मैंने डिसीजन लिया कि ये CS प्रोफेशन ज्वाइन करना, और मैंने 93 में CS स्टार्ट की, 96 में फाइनल के एग्ज़ाम दिए, और तब CS बीकॉम के बाद होती थी, और 97 में डिग्री मिल गई थी। और उसके बाद भी स्टॉक मार्केट में काम रहा और अभी तक चल रहा है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देखे, मार्केट है ये ऐसी। वो भी जब मैं क्लासेस आगे आगे चलेंगी तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था तो मैंने इसमें एज अ सब ब्रोकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारी बात कहने का मतलब ये है कि जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो जैसे मैंने कंपनी लॉ में आपको बोला मैं पढ़कर नहीं पढ़ा रहा, मैंने पहले काम किया, फिर पढ़ा और फिर पढ़ा रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। सेम यही कि काम किया, पढ़ाई की, डिग्री ली, उसके बाद
काम चल ही रहा है अभी तक। म्यूचुअल फंड में एडवाइजरी भी है मेरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी है, तो ये सारे वर्ड यहाँ पर आने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, शुरू करते हैं और बड़ा प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे। स्टॉक मार्केट क्या होती है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, पब्लिक इशू क्या होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफर क्या है, यही सारा आपने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। कई बार आप टीवी पे न्यूज़ सुनते हो, जरा सा स्टॉक मार्केट में अप डाउन होता है तो हेडलाइन बन जाती हैं कि स्टॉक मार्केट में आज इतना पॉइंट का फॉल हुआ, इतने पॉइंट का राइज हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट्स आई। तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपके सब्जेक्ट में हैं। कई सारी चीज़ें आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सुनते होंगे जो आपके इस सब्जेक्ट में आने वाली है, और प्रैक्टिकली करेंगे। स्टॉक मार्केट भी देखेंगे, ट्रेडिंग भी देखेंगे, पब्लिक इश्यूज भी देखेंगे, उसी के लॉ पढ़ने हैं हमने। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बनता कैसे है, स्टॉक एक्सचेंज पे डीलिंग कैसी होती है, उसका लॉ पढ़ने जा रहे हो आप। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा, हाउ टू ट्रेड, बट व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कंपनियां, इनके बारे में, इनसे रिलेटेड लॉज को आप पढ़ने जा रहे हो। देखो, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, पहले तो इस वर्ड को समझते हैं, अपना सिलेबस समझते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे कि इसकी हमारी लाइफ में रेलेवेंसी है या नहीं। और मैं चैलेंज करता हूँ, हम लोग, आप कहो कि मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपके घर में मम्मी पापा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप कहोगे नहीं करते या करते हैं। अगर कोई कहता है नहीं करते, तो भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मार्केट से जुड़ा हुआ है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस मार्केट से जुड़े हुए हो। जैसे हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था ना कि सुबह से शाम तक हम जो डेली चीज़ की यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें सब में हम कंपनी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे घर का पैसा भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ केसेस पे। तो एक बार पहले इस सब्जेक्ट का नाम मैं दोबारा लिख रहा हूं, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। SLCM, सिक्योरिटीज लॉज कैपिटल मार्केट। ये लॉ किसके लिए, फॉर कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटीज का मतलब क्या आप समझते हो, जो जर्नल आप मीनिंग समझो, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, आपने म्यूचुअल फंड्स की एड्स देखते हो आप। तो ये सिक्योरिटीज की भी डेफिनेशन हमने पढ़नी है और काफी लंबी डेफिनेशन है इसमें। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस आप देखते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर या स्टॉक्स भी वर्ड यूज किया गया है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आती हैं। जनरली हम शेयर्स और डिबेंचर की बात करते हैं। सिक्योरिटीज़ क्या है, मतलब सिक्योरिटीज़ के लॉ एंड कैपिटल मार्केट। मतलब मैं अब इस वर्ड को भी हटा देता हूं, अभी हम यहां तक रखते हैं सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट। तो हम ये कहें कि ये लॉ सिक्योरिटीज़ के और कैपिटल मार्केट का क्या रिलेशन है। एंड व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कैपिटल का मतलब है पैसा, मनी, और मार्केट का मतलब है एक प्लेस जहां पर कैपिटल एक्सचेंज हो रही है। ये कैपिटल क्या है, फंड्स। कैपिटल वर्ड कहां पर आता है, आपके घर में, बैंक में, सेविंग अकाउंट में या एफडी में पैसा पड़ा है, आप उसको कैपिटल कहते हो या सेविंग्स कहते हो, सेविंग्स कहते हो। बट अगर आपके बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आप उसको क्या बोलते हो, कैपिटल। तो मतलब ये कैपिटल वर्ड किससे रिलेट हो जाता है, कैपिटल मींस फंड्स फॉर बिजनेस। ये फंड्स अपने भी हो सकते हैं, बोरोड भी हो सकते हैं, डेट कैपिटल भी होती है और इक्विटी कैपिटल भी होती है। अकाउंट्स में आपने ये एंट्री पढ़ी होंगी शायद। और प्लेस, प्लेस का मतलब है मार्केट, जैसे होलसेल मार्केट, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, क्लॉथ मार्केट,
कंप्यूटर मार्केट, वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड मार्केट्स के नाम आप सुनते हो ना कि ये मार्केट्स हैं काफ़ी सारी। तो ऐसे ही कैपिटल की भी मार्केट है। अब वहाँ पर पैसे की बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, कैपिटल ली जा रही है, फंड्स लिए जा रहे हैं, किस फॉर्म में? सिक्योरिटीज की फॉर्म में। और आप उन्हीं के लॉ पढ़ रहे हो सिक्योरिटीज के, कि ये सिक्योरिटीज इशू कैसे होंगी, और इनके लिए ये प्लेस, सिक्योरिटीज की डीलिंग, इशू डीलिंग के लिए ये प्लेस, जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हो, बट वो एक बहुत छोटा सा वर्ड है, कैपिटल मार्केट बड़ा पार्ट है, स्टॉक एक्सचेंज इसका एक फर्दर एक इंटरनल पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट है इसका। तो दोस्तों मैं अगर कहूं कि हम सिक्योरिटीज लॉ फॉर कैपिटल मार्केट, दो वर्ड को लेकर चल रहे हैं, सॉरी, अब मैं दोबारा ये वर्ड लिखूंगा। अब देखो मैं ये चीजें पहले बनी हुई भी ला सकता हूं, लिखी हुई भी ला सकता हूं, बट मेरा मानना है कि ये आपके सामने लिखी जा रही हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएंगी, बजाय मैं पहले से लिख कर ले आऊँ। कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई आती हैं, कुछ चीज़ें जो सामने लिखी जाएं वो ज़्यादा माइंड पर इम्पेक्ट करती हैं, ज़्यादा आई कैचिंग होती हैं जो आपके सामने बन रही है। तो ये मेरा पर्पस है कि आपको सामने लिखकर समझाऊं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखो हमने यहाँ तक समझा सिक्योरिटीज लॉस और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब अगर मैं अब कर दूं प्लेस फॉर इशू ऑफ कैपिटल, इशू होगा तो सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्रिप्शन होगा तो अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट होगी तो डीलिंग होगी, या इस वर्ड को हम ट्रांसफर वर्ड लिखा जाएगा। इट इज अ प्लेस फॉर फंड रेजिंग, अगर मैं कहूं तो पैसा लिया जा रहा है, डीलिंग हो रही है यहां पर। और सिक्योरिटीज के लॉ, तो मैं लॉस रिलेटिंग टू किस चीज के, इन सारी चीजों के, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर, अलॉटमेंट, इन सब से रिलेटेड आप लॉ पढ़ने जा रहे हो। देखो कुछ आपको जो सिलेबस है एक बार पहले वो पढ़वाता हूं मैं, फिर अपना टॉपिक शुरू करेंगे हम। देखो ये आपका दो पार्ट में इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया हुआ है आपके सिलेबस को। पार्ट 1 70 मार्क्स का, एक सेकेंड इसमें तो इसमें आपका पार्ट 1 70 मार्क्स का और पार्ट 2 30 मार्क्स का है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये पार्ट 2 30 मार्क्स, 14 चैप्टर्स हैं पार्ट 1 में और 2 चैप्टर्स हैं पार्ट 2 में। नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल में कंपनी लॉ सेटिंग अप में लो तो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। इवन आपके EBCL में बहुत चैप्टर हैं, जो अगली क्लास आपको मैं देने जा रहा हूँ वो EBCL पे हैं, उसमें सिलेबस ज़्यादा है। बट ये छोटा है बट बड़ा खतरनाक है। जब फेस टू फेस बैच चलते थे ना तो हम ये कहते थे कि भैया कंपनी लॉ में आप फेस टू फेस बैच में छुट्टी कर लोगे ना चल जाएगा, अपने फ्रेंड से समझ लोगे, कॉपी ले लोगे, नोटिंग कर लोगे, खुद पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा। बट यहाँ पर रोज नई दुनिया है, यहाँ अपने आप आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा नहीं समझ आने वाला। तो यहाँ पर तो हम बच्चों को ये कहते हैं फेस टू फेस में कि भैया एक भी क्लास मिस कर दी ना तो अगली क्लास में फिर घर ही बैठ जाना, फिर नए टॉपिक में आना। ये इतना स्टेप वाइज इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर समझ आ जाए तो ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोरर भी आज तक मेरे पास है 94 मार्क्स, नेहा रॉय। आप साइट पे जाकर उसकी फोटो देख सकते हो, मेरे FB पेज पर भी डली हुई है, उसका इंटरव्यू भी यूट्यूब पे डला हुआ है। 94 मार्क्स लॉ पेपर में, और अगर सिक्योरिटी लॉ में शायद ही मेरे ख्याल से कभी आए हो, मैंने नहीं सुना। और वो वन ऑफ माय स्टूडेंट है जिसके आए हैं। 80 मार्क्स 70 मार्क्स हर बार किसी ना किसी स्टूडेंट के आते हैं। इस पिछले दिसंबर 20 अटेम्प्ट में भी AIR 6 हर्ष स्टूडेंट का नाम है,
ऑल इंडिया रैंक 6 आया है, उनके भी सिक्योरिटी लॉ में 76 मार्क्स हैं, मेरे से ही पढ़े हुए हैं वो, और उनकी भी फोटो और विद मार्क्स रोल नंबर हमने साइट पे डाला हुआ है। और उन्होंने 8 पेपर दिए थे मॉड्यूल 2 के, और सेकंड हाईएस्ट ही सिक्योरिटी लॉ में है। तो ये मत सोचना कि प्रैक्टिकल से ही आपके नंबर आएंगे और प्रैक्टिकल से ही आपके ग्रुप निकलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे आप रिजल्ट जाकर हमारी वीजी स्टडी हब की साइट पर देख लो, अदरवाइज भी मैं क्लास में आपको शीट शेयर करूंगा, आपको दुनिया भर के रिजल्ट नज़र आ जाएंगे जिन बच्चों के मार्क्स हैं हर अटेम्प्ट में 80, 90, 70 ये मार्क्स आते रहे हैं। अगर हम आपको मैं दिखाई देता हूं ताकि आपको देखो, वीजी स्टडी हब की आप साइट पर जब जाओगे, देखो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के रैंक डले हुए हैं। ये AIR 6 हर्ष, इनका रैंक था सेकंड हाईएस्ट, सिक्योरिटी लॉ में ही थे इनके, ऑनलाइन क्लास ली थी मुझसे। आगे आते हैं, अब आगे देखो मैं आपको मार्क्स दिखाऊं इन बच्चों के। और आप ये भी ध्यान रखना कि अब हमारी साइट चेंज हो गई है। सिर्फ ये देखो, ये नेहा रॉय, ये आ रहा है यहाँ पर 94 मार्क्स, दोबारा मैं लगा देता हूँ 94 मार्क्स, ये ढूंढ के दिखा देना। और कई इंस्टीट्यूट्स गलत दिखाते हैं इनके मार्क्स, क्लेम करते हैं कि ये स्टूडेंट हमसे पढ़ी है, बट स्टूडेंट का इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, आप जाके देख लेना कि वो स्टूडेंट ने 100% मुझसे सब्जेक्ट पढ़ा था और 94 मार्क्स लाई है, और कई लोगों ने इसके झूठे क्लेम कर रखे हैं। उसके बाद आपको मैं और मार्क्स वाले दिखाता हूँ। ये अनीशा 80 मार्क्स सिक्योरिटीज लॉ। उसके बाद हर्ष के मैंने आपको बताए 76 थे, और काफ़ी सारे बच्चों के थे इसमें। ये मोहित, इनके सिक्योरिटी लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स थे। चलो जी, ये आपको सिर्फ एक इंस्पायर करने के लिए है कि डोंट फियर की थ्योरी में नंबर नहीं आते। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि थ्योरी में स्कोर करना मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। कई बच्चों के ग्रुप ही थ्योरी में हाईएस्ट सब्जेक्ट से निकले हैं। मैं आपको काफ़ी सारे रिजल्ट दिखा दूंगा कि हाईएस्ट मार्क्स उनके थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में कम है। डेफिनेटली प्रैक्टिकल हेल्प करता है आपको बेटर स्कोरिंग के लिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये हर स्टूडेंट की अपनी एपेटाइट के ऊपर है। तो प्लीज़ ध्यान से इस सब्जेक्ट को पढ़ो, पूरी जान लगा दूंगा अपनी। जो मेरे पास 30 ईयर्स से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम इस मार्केट में निकला है, तो डेफिनेटली आपको मैं कहीं भी हल्का नहीं पढ़ने दूंगा, प्रोवाइडेड आपकी तरफ से एफर्ट्स उतने होने चाहिए। मेरी तरफ से कोई शॉर्टकट नहीं होगा। तो देखो, अब हम आए वापस सिक्योरिटीज लॉ, कैपिटल मार्केट, और ये क्या मार्केट है, क्या रोल है, कैसे डीलिंग हो रही है, कैसे चल रहा है, कैसे हमारी लाइफ को रिलेट करती है, वो देखते हैं। देखो, एक छोटी सी मैं आपको बड़े आपके घर के से ही कहानी शुरू करता हूँ कि आपका घर या आप या कोई भी और पर्सन, सबके सब लोग सेविंग्स करते हैं। आपके घर में कुछ ना कुछ सेविंग्स होती हैं। वो सेविंग कौन सी मनी होती है? जो हमने इनकम कमाई, उसके बाद खर्चा किया और जो बच गया। तो वो जो आप सेविंग को सेव करते हो, तो कहाँ सेव करते हो बताओ? घबराओ मत, मैं लेने नहीं आ रहा, पैसे पूछने नहीं आ रहा, मेरे को आप अमाउंट मत बताओ। आपको पता है आपके घर में आपके पापा मम्मी या आप कहाँ सेविंग करते हो, कहाँ पर अपने पैसे को पार्क करते हो? बताओ जी। आपने कहा जी हम अपनी सेविंग्स को बैंक में रखते हैं, क्या ये सही है?
हर घर में बैंक अकाउंट है। आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो या एफडी में रखते हो। ठीक है जी, इतना आया। और कहाँ होती है बताओ सेविंग? आपके पेरेंट्स कहाँ पर सेविंग करते हैं? इंश्योरेंस है आपके घरों में? एलआईसी पॉलिसी होती है या कहीं और आप इंश्योर करते हो? इंश्योरेंस सुना मम्मी पापा को कभी कहते हुए कि इंश्योरेंस ड्यू है, इंश्योरेंस पे करना है, इंश्योरेंस कराई हुई है? आ गया याद? और बताओ कहाँ होती हैं सेविंग्स? पोस्ट ऑफिस में जी, वहां भी अकाउंट खुलते हैं। पीपीएफ में, प्रोविडेंट फंड में। और बताओ जी, म्यूचुअल फंड में। गोल्ड, हर घर का सपना। गोल्ड के बिना तो किसी हिंदुस्तानी का घर ही पूरा नहीं है। यहाँ यहाँ आपके पेरेंट्स की सेविंग है या नहीं? किसी की कहाँ कम है, किसी की कहीं ज़्यादा है? चलो, और कुछ घर पे हम कैश भी रख लेते हैं जो बचाकर। इसके अलावा और कहाँ है? शेयर्स, कुछ घरों में शेयर्स भी ले रखे हैं, डिबेंचर्स भी ले रखे हैं। बट अगर मैं क्लास में हाथ खड़े करवाऊं तो हार्डली 5 to 10% स्टूडेंट्स के हाथ खड़े होते हैं जी हमारे घर में हमने शेयर डिबेंचर लिए हुए हैं, हमारे पेरेंट्स शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर मैं ये पूछूं कि बैंक में पैसा है, हाँ है। इंश्योरेंस है, बिल्कुल है। पोस्ट ऑफिस में है, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ को पता नहीं होता। पीपीएफ नलायकों को बताते नहीं पेरेंट्स। म्यूचुअल फंड है, ये भी अब पहले कम होता था, अब बढ़ने लग गया। अब देखते हो ना टीवी पे कितनी ऐड आ रही है। गोल्ड अजी है जी, बट ये मत पूछ लेना कितना है, कान पे पड़ेंगे थप्पड़ मम्मी से। आज मम्मी से पूछना गोल्ड है, मम्मी बताएंगी गोल्ड कितना है। तो ये सेविंग्स आपके घर में है, आपको ये पता नहीं करनी कितनी है, ना मम्मी पापा पूरा बताने वाले हैं। बट इतना बता दूं, साल 2 साल पढ़ लो, यहाँ सिक्योरिटी लॉ पढ़ लो, प्रोफेशनल में फंडिंग पढ़ लेना, उसके बाद अपने घर के एडवाइजर जरूर हो जाओगे। मम्मी पापा कहाँ पैसा लगा रखा है, कहाँ ज़्यादा लगाना चाहिए, कहाँ कम लगाना चाहिए, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप इतना सीख जाओगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, ये पता चलना शुरू हो जाएगा। शेयर डिबेंचर आ गए। अब आपने जब यहाँ पर पैसा दिया तो यहाँ से ये जो सारा फंड्स हैं, आपने यहाँ पर जो फंड्स दिए ये आपको वापस देते हैं कुछ परसेंटेज बढ़ाकर। ऐसा ही होता है, आपने बैंक में जितना पैसा दिया तो वो कुछ बढ़कर मिलेगा। इंश्योरेंस कराई तो कुछ टाइम के बाद जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो बढ़कर मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ में कराया तो विद इंटरेस्ट मिलेगा। म्यूचुअल फंड में कराया तो डिपेंड करता है आपने किस तरह से इन्वेस्ट किया है, डेट में किया या इक्विटी में किया। डेट का मतलब है आपने डिबेंचर बॉन्ड्स में पैसा लगाया है तो वहां पर आप लोन दे रहे हो। दो चीजें आती हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब है आपकी रिटर्न गारंटीड नहीं है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये होता है डेट। डेट का मतलब है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो डेट में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक में आपने एफडी कराई, सेविंग अकाउंट लिया, तो बैंक के लिए वो डेट है। आपने बैंक को लोन दिया और विद इंटरेस्ट आप लोगे। इंश्योरेंस कराई तो आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपका एक सर्टेन अमाउंट फिक्स होता है या डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बढ़कर मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में भी यही होगा। म्यूचुअल फंड में दोनों तरफ से आ जाता है, इक्विटी या डेट। अब मैं दो वर्ड बोलूंगा, इक्विटी या डेट। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर्स। डेट का मतलब क्या है? लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट्स। और गोल्ड में आपको रिटर्न मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि रेट ऊपर होगा तो मिलेगा, नीचे होगा तो नहीं होगा। और गोल्ड के साथ प्रॉपर्टी भी आ जाती है, ये भी काफी घरों में इन्वेस्टमेंट होती है। और कैश अनप्रोडक्टिव है, कैश पर 0% है। आपने घर पे कैश रख लिया तो आपको नहीं मिलेगा। गोल्ड में डिपेंड करेगा
ऑन मार्केट, कि मार्केट में प्राइस अप है या डाउन है। यहां तक बात समझ आई? तो जी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? सिक्योरिटीज। ये क्या है? सिक्योरिटीज। अब जब यहां से पैसा जाएगा, ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो किसी के पास जाएगा, तो सिक्योरिटीज कौन इशू कर सकती है? एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी। तो यहां पर तो इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने पैसा दे दिया डायरेक्टली, एक कंपनी के शेयर्स ले लिए या डिबेंचर्स ले लिए, इन्वेस्टमेंट हो गई। बैंक में मैं अब इस पॉइंट के बाद आऊंगा कैपिटल मार्केट पे, तो आपको कैपिटल मार्केट से पहुंचने तक का बेस बना रहा हूं। अभी ये मत घबराना कि सर क्या कर रहे हैं। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमारा पैसा इकोनॉमी की सिस्टम में कैसे आता है और कहाँ कैसे यूज होता है। बैंक इस पैसे को क्या करता होगा? आपने बैंक को पैसा दिया तो बैंक आगे उसका कुछ यूज कर रहा है कि नहीं? कहाँ पर यूज कर रहा है? लेंडिंग में। बैंक आगे लेंड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं? ज्यादातर लेंडिंग पार्ट होता है। लेंडिंग का मतलब है बैंक आगे लोन दे रहा है। वो लोन किसको दे रहा है? जिसको जरूरत है। वो लेंडिंग किसी इंडिविजुअल के पास भी हो सकती है और कॉरपोरेट के पास भी हो सकती है। कॉरपोरेट मींस कंपनी, इंडिविजुअल मींस हम, किसी के पास भी लोन जा सकता है। कार फाइनेंस हुआ तो भी बैंक ने पैसा दिया तो कंपनी की कार बिकेगी। किसी ने पर्सनल लोन लिया तो वो पर्सनली खर्चा करेगा, बैंक को विद इंटरेस्ट उठाएगा और बैंक अपना हिस्सा रख के हमें दे देगा। बैंक हमें जो इंटरेस्ट देता है वो आगे उससे ज़्यादा पर ऑब्वियसली लेंड करता है। अगर वो हमें सेविंग में 3-4-5% दे रहा है, एफडी में 5-6-7-8% दे रहा है, तो आगे 10-12-15-20% पर लेंड करता है। उसमें से अपना शेयर काट के हमें दे देता है। जो इंश्योरेंस में भी पैसा, इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी हमें पैसा बढ़ाकर कहाँ से दे रही है? क्या एलआईसी का कोई बिजनेस है? एलआईसी का बिजनेस है डेफिनेटली। क्या कोई फैक्ट्री है, शॉप है? एलआईसी क्या गुड्स बनाती है? एलआईसी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करती है या वो भी लेंड करती है। बट एलआईसी मोस्टली पैसा किसको देती है? किसी कंपनी को। और यहां पर भी मैं कंपनी लिख देता हूं। कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस का पैसा गवर्नमेंट यूज में आता है या आगे लेंडिंग में आता है। पीपीएफ का पैसा भी गवर्नमेंट यूज या लेंडिंग में आता है। म्यूचुअल फंड जो हमसे पैसा लेता है उसको आगे इन्वेस्ट करता है इक्विटी में या डेट में, बट वो भी किसी एक कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर खरीदता है, इसके अलावा और पैसा नहीं लगाता, या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है। ये पैसा कहीं नहीं जाता, हमारे पास ही पड़ा रहता है, प्रॉपर्टी पड़ी रहती है, यहां पर वैल्यू ऑफ मनी मिल जाती है हमें। और ये तो बेसिकली डेड इन्वेस्टमेंट है। जो हमने घर पे कैश रख रखा है वो बढ़ नहीं रहा। बट आपने चाहे बैंक में पैसा दिया, चाहे इंश्योरेंस में दिया, पोस्ट ऑफिस में दिया, पीपीएफ में दिया, म्यूचुअल फंड में दिया, तो श्योरिटी होती है कि कुछ पैसा बढ़ के मिलेगा, एक्सेप्ट इक्विटी। गोल्ड और प्रॉपर्टी के केस में भी हम सेफ मानते हैं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट कैश तो एक ऐसी चीज है कि जिस पर हमें कोई रिटर्न नहीं मिलनी। तो हमने ये समझा कि हम जो भी सेविंग्स कर रहे हैं वो अल्टीमेटली किसी एक यूजर के पास जा रही है। वो यूजर कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई एक कंपनी भी हो सकती है। और वो यूजर उसका क्या कर रहा है आगे? जो बंदा पैसे ले रहा है डेफिनेटली उसको कहीं यूज कर रहा है। अब मैं इसको समराइज करूं, एक सेकेंड।
मतलब हम कहें कि हम पब्लिक की सेविंग्स का पैसा किसी एक यूजर के पास जाता है। वो यूजर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई कंपनी भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं या अदर्स भी हो सकते हैं। ये सब हुआ यहां पर। और ये जो सेविंग्स हैं वो शेयर्स या डिबेंचर की फॉर्म में होंगी या बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ईटीसी। ये 2 ब्लॉक हैं। हमने जो पैसा अपना सेविंग्स का दिया वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली गया। हमने तो सोचा बैंक में पैसा रख दिया, आपने यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करा दिए, बैंक में एफडी करा दी, तो आप तो ये सोच रहे हो कि बैंक हमें एक सर्टेन टाइम के बाद पैसा वापस देगा। बट वो पैसा बैंक के पास नहीं पड़ा, वो पैसा अल्टीमेटली आगे कहीं गया है। और वो फंड्स जब आगे गए हैं तो वो हमें बढ़कर मिलेंगे। तो बैंक बढ़ाकर कैसे देगा? बैंक कोई फैक्ट्री नहीं चला रहा, कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा, कोई गुड्स नहीं बेच रहा। तो बैंक ये सब यहाँ पर इन लोगों को के पास इन्वेस्ट कर रहे हैं या लेंड कर रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं। और ये यूजर्स इस पैसे से क्या कर रहे होंगे? अगर मैं बोलूं तो ये इस पैसे से कोई एक बिजनेस कर रहे हैं। लोन कोई घूमने के लिए तो नहीं लेता। लोन लेने का पर्पस क्या होता है? एक बिजनेसमैन लोन लेगा तो क्या करेगा? वो उसको बिजनेस में लगाएगा। और अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेगा, पर्सनल लोन लेगा, तो वो भी तो कोई चीज खरीदेगा, तो वो पैसा तो बिजनेसमैन के पास ही जाएगा। आपने कार के लिए लोन लिया तो कार कंपनी के पास पैसा गया, उसका प्रोडक्ट बिका। तो ये सेविंग्स हमारी घूम फिर के किसी यूजर के पास जाती हैं और ये बिजनेसमैन इसको यूज करता है किसी प्रोजेक्ट में। वो कोई गुड्स होंगी या सर्विसेज बनाएगा और वो अल्टीमेटली उसको सेल किसको करेगा? कंज्यूमर के लिए। और कंज्यूमर कौन है? आम जनता। और आम जनता ही उसको पैसे देगी वापस। और वही पैसे किसके पास आएंगे? ये जो पैसा आम जनता से है वो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? कंपनी से होके इन्हीं लोगों के पास आएगा। मैं इसको और अब डिफरेंट वे में कर दूं कि हम सेवर्स, मैं अब पब्लिक का नाम क्या दे रहा हूं? सेवर्स। हमारा पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली गया शेयर्स या हमने डिबेंचर्स लिए, इनडायरेक्टली गया हमने बैंक में रखा, इंश्योरेंस कराई, पोस्ट ऑफिस में रखा, म्यूचुअल फंड में रखा। वो दोनों केसेस में वो फंड्स एक यूजर के पास जा रहे हैं, इतना हम समझ आए। और वो यूजर है कोई बिजनेस पर्सन जो लोन ले रहा है। अब मुझे बताओ सबसे बड़े लोन कौन लेता होगा? पैसे की जरूरत किसको है? कंपनी लॉ वाली क्लास याद करो, या जिन्होंने नहीं की तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या कंपनी? कंपनी है। हजारों करोड़ की लोन ले रखी है। आपने विजय माल्या का सुना होगा, 9,000 करोड़ का लोन था जो भाग गया। वो नीरव मोदी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लोन है। तो ये कॉर्पोरेट्स के पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लोन है। हम तो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख करोड़, 2 करोड़ का लोन ले लेंगे इंडिविजुअल। बट बड़ा बिजनेसमैन कौन है? कॉर्पोरेट्स। तो मैं अब ये कहूं कि हमने पैसा बैंक में रख दिया और हम सोच रहे हैं कि जी नहीं जी, हमारा पैसा तो, हम तो कहीं शेयर्स डिबेंचर नहीं खरीदते, बट अल्टीमेटली वो पैसा शेयर डिबेंचर की फॉर्म में आगे ही जाता है। तो यहां पर वो आप यहां पर शेयर्स लोगे, ये लोग भी यहां पर शेयर्स लेंगे,
डिबेंचर्स लेंगे या इनको लोन्स देंगे। आई बात जी समझ? अब ये लोग इस पैसे से क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस क्या होगा? कोई गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी। वो अल्टीमेटली वो गुड्स और सर्विसेज किसके पास जाएंगी? पब्लिक, जिसको आप कंज्यूमर कहते हो। बट जब ये जो गुड्स और सर्विसेज जब लगेंगी तो प्रोजेक्ट लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि नहीं? अब बिजनेसमैन को इजीली पैसा मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी किसको मिल रही है? वो भी आम पब्लिक है या नहीं? वो भी पब्लिक है। और जो ये यहां से कमाएगा बिजनेसमैन, इन सब से खर्चा काटने के बाद जो कमाएगा वो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? वो पैसा फिर वापस किसके पास आएगा? घूम के आम जनता के पास ही आएगा, हमारे पास ही आएगा। हमारी जो बैंकों में एफडी है वो बैंकों को रिटर्न देगा वापस। तो आप इस तरह से समझो कि ये पब्लिक ने फंड्स दिए, सेविंग्स, वो किसी बिजनेस के पास गए या किसी कंपनी के पास गए। कंपनी ने उस पैसे से किसको बेनिफिट दिया? पब्लिक को। कैसे दिया? गुड्स या सर्विसेज दी, साथ में क्या दी? एम्प्लॉयमेंट दी। और पब्लिक ने इसको पैसा दिया, पहले उसके पास पैसा आया, उसने यहां पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया और इस पैसे से ही इसने इनको रिटर्न किया। वो रिटर्न किस फॉर्म में किया? इंटरेस्ट की फॉर्म में किया या डिविडेंड की फॉर्म में किया? दो फॉर्म में जाएगा। अब ये पब्लिक का पैसा किसके थ्रू गया था? सेविंग्स का डायरेक्टली गया था या इनडायरेक्टली गया था? इनडायरेक्टली किसके थ्रू गया था? बैंकों के थ्रू। तो बैंक से लोन लिया था तो ये बैंक को पैसा देगा, बैंक लोन के पास जो इनकम आएगी वो अपना काट के हमें वापस देगा। एलआईसी ने लोन दिया था या शेयर्स लिए थे तो एलआईसी जो कमाएगी अपना हिस्सा काट के हमें देगी। तो एक ये साइकिल चल रही है। ये साइकिल से पूरा हमारा इकोनॉमी का सिस्टम चल रहा है। अब देखो, मैं कहूं कि अगर एक कंपनी है, ये कंपनी, इसको नीड ऑफ फंड्स है ₹100 करोड़, तो ऑब्वियसली ये 100 करोड़ किस में लगना है? एक प्रोजेक्ट में लगना है। इस प्रोजेक्ट से क्या जनरेट होगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? गुड्स या सर्विसेज बनेंगी जो एम्प्लॉयज बनाएंगे। उससे क्या होगा? हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हमारी जीडीपी पर पे इफेक्ट आएगा। अब जब इस कंपनी को फंड्स की नीड है तो वो क्या करती है? इशू ऑफ सिक्योरिटीज। या क्या करेगी? रेस या वो लोन लेगी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ईटीसी। और इशू ऑफ सिक्योरिटी करेगी तो क्या करेगी? शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं। अब वो लोन ले और इशू ऑफ सिक्योरिटीज करे तो लोन लेने के लिए तो डायरेक्ट बैंक के पास चली जाएगी। अब अगर इशू ऑफ सिक्योरिटीज उसको पब्लिक को करनी है तो ये इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्या बोली जाएगी? पब्लिक ऑफर। और पब्लिक ऑफर कौन सी कंपनी दे सकती है? पब्लिक कंपनी दे सकती है। कंपनी लॉ को रिकॉल कर लो।
प्राइवेट कंपनी अपनी डेफिनेशन में लिखती है कि पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, और पब्लिक कंपनी क्या लिखती है कि पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। मतलब लिखती नहीं है, साइलेंट है। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये रिस्ट्रिक्शन होती है, प्रोहिबिशन होता है कि वो पब्लिक को से फंड रेज नहीं करेगी, और अगर उसको करना है तो पहले पब्लिक में कन्वर्ट करेगी। याद आया? इतना आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इट मीन्स ये पब्लिक ऑफर कंपनी लाएगी और किसको जाएगी? पब्लिक के पास। और वो पब्लिक ऑफर किस चीज की होगी? इशू ऑफ सिक्योरिटीज की। अब ये कंपनी तो एक होगी और पब्लिक होएगी इन लैक्स। रिलायंस के 35 लाख शेयर होल्डर है, बताया था मैंने कंपनी लॉ में। दोबारा आपको बता देता हूं जिन्होंने नहीं ली, कि रिलायंस के 35 लाख शेयर होल्डर्स हैं। चलो, जब रिलायंस का पब्लिक इशू आया होगा तो कुछ हजार लोगों ने अप्लाई किया होगा या लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो क्या कंपनी एक एक पर्सन के घर जाएगी कि पैसे दे दो? और जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना है वो क्या कंपनियों के ऑफिस जाएंगे कि हमें शेयर्स दे दो? तो उनको एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट इज कैपिटल मार्केट। आ रही है बात समझ? अब मींस इस कंपनी को अब अगर इन पब्लिक के पास पहुंचना है तो इन इशू ऑफ सिक्योरिटीज वो डायरेक्ट ना जाकर कहां पर जाएगी? कैपिटल मार्केट। अब मैं इस चीज को हटा दूंगा आगे वाली स्लाइड में। अब हम आगे बात करेंगे किसकी? सिक्योरिटीज की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। तो हमें किस पर आना है अब आगे? सिक्योरिटीज लॉ पर। आओ अब मैं दोबारा ये वर्ड लिखता हूं, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। कि जब भी कोई एक कंपनी है, इसको हम इशूअर बोलेंगे। यहां पर कंपनी को क्या बोलेंगे हम? इशूअर। और ये कंपनी ऑलवेज कौन सी होगी? पब्लिक कंपनी। इसको अगर इशू ऑफ सिक्योरिटीज करना है सपोज ₹100 करोड़ की, तो वो पब्लिक ऑफर लाएगी। और पब्लिक ऑफर किसके थ्रू आती है? प्रोस्पेक्टस के थ्रू आती है। वो पब्लिक ऑफर के लिए वो जाएगी कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या है उसको हम आगे और इलेबोरेट करेंगे बाद में। तो एक मार्केट जाएगी और उस मार्केट में कंपनी, यहां पर कौन आएंगे? पब्लिक। इनको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर्स। ये क्या कहलाए जाएंगे? सब्सक्राइबर्स ऑफ कैपिटल। कंपनी को हमने क्या बोल दिया? इशूअर। ये इशूअर है और ये सब्सक्राइबर्स है। कैपिटल मार्केट क्या है? यहां पर इशू हो रहा है, अलॉटमेंट हो रही है और उसके बाद ट्रांसफर होगा, मतलब बाय सेल। सब्सक्राइबर जब बाद में सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइबर यहां पर क्या बन जाएंगे? मेंबर्स, या इनको आप शेयर होल्डर्स बोलोगे। उसके बाद वो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहां जाएंगे और ट्रांसफर के लिए भी यहां जाएंगे बाद में, बाइंग सेलिंग के लिए, जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज बोल देते हो, जो पार्ट है कैपिटल मार्केट का। मतलब हमें ये समझ आया कि जो अब आप पढ़ने वाले हो सिक्योरिटीज लॉ, मतलब लॉ रिलेटिंग टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट, इनसे रिलेटेड आप लॉ पढ़ने वाले हो। इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है।
इसको रेगुलेट करने के लिए यहां पर लॉज कौन से आएंगे? सबसे पहले सबके पिताजी कौन है? कंपनी एक्ट मदर ऑफ लॉ है। सारे सिक्योरिटीज लॉ इसी से आगे एक्सपेंड हुए हैं। कंपनी बनी कहाँ है? कंपनी एक्ट में। तो कंपनी एक्ट तो एप्लीकेबल है, बट प्लस साथ में आ जाता है सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। ये कंपनी लॉ का सेक्शन 24 कहता है। सेक्शन 23 कहता है कि कंपनी पब्लिक ऑफर ला सकती है। सेक्शन 24 कहता है कंपनी एक्ट का कि अगर पब्लिक ऑफर लानी है, इशू एंड ट्रांसफर से रिलेटेड जो मैटर हैं वो कंपनी एक्ट के साथ सेबी एक्ट अप्लाई हो जाएगा, उसमें सेबी की रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगी, सेबी देखेगी उन मैटर को, कंपनी एक्ट साइड हो जाता है। कंपनी एक्ट में तो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड दोनों कंपनी की बात होगी, बट सेबी एक्ट उस कंपनी पर अप्लाई होता है जो पब्लिक से पैसा लेने जा रहा है या ले चुका है। हुई बात क्लियर? इसके साथ जब सिक्योरिटीज इशू होंगी तो डिपॉजिटरीज एक्ट भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज जरूरी है। कंपनी एक्ट का सेक्शन 30 कहता है कि जो भी सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज का होना जरूरी है, तो वो डीमेट फॉर्म में होंगी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ जाएगी यहां पर। यहां भी बात क्लियर हुई जी। उसके बाद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA, ये लॉ रिलेटिंग टू है स्टॉक एक्सचेंज। अभी पूरी फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है, आगे सब बताऊंगा। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये 3 फॉर्म। और अगर फॉरेन में शेयर्स इशू करने हैं तो फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है, फेमा। क्लियर हुई जी बात? तो ये लॉज हैं जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो कंपनी लॉ तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ में ये लॉ इस सब्जेक्ट में आएंगे, और ये आपका EBCL का पार्ट है, जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। 40 मार्क्स का सिर्फ फेमा टॉपिक है जो आपने पढ़ना है। क्लियर हुई जी इतनी बात? अब ये लॉ बनाए क्यों गए, हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, फिर वापस हम अपनी बात पर आते हैं। अब देखो, आम जनता भोली भाली, जिसको हम कह रहे हैं सेवर, या अब मैं इसको क्या नाम दूं, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग्स या तो डायरेक्टली इन शेयर्स या डिबेंचर्स कर रहे हैं, या वो इनडायरेक्टली बैंक में पैसा रख रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा रख रहे हैं, म्यूचुअल फंड के पास रख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में रख रहे हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रख रहे हैं। ये मेन जगह है जहां पर पैसा रख रहे हैं। तो वो जो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी यहां पर दे रहे हैं इन लोगों को, ये लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बढ़ाकर देते हैं। तो अल्टीमेटली ये लोग भी आगे इन्वेस्ट करते हैं या लेंड करते हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो किस में करेंगे, वो सिक्योरिटीज में, और लेंड करेंगे तो क्या करेंगे, वो लोन्स देंगे। अब दोनों ही केसेस में पैसा किसके पास पहुंच रहा है, किसी एक बड़े बिजनेसमैन के पास, सोल प्रोप्राइटर के पास भी जा रहा है, पार्टनरशिप के पास भी जा रहा है, बट कंपनी लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रही है। पब्लिक इशू कौन ला सकता है, पब्लिक ऑफर कौन ला सकता है, पब्लिक को इनवाइट कौन कर सकता है, एक कंपनी कर सकती है, हम और सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो ये जो पैसा कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी के पास पैसा जा रहा है और कंपनी को इनको भी वापस देना है पैसा ही। अगर हमने फर्स्ट स्टेज में यहां पर पैसा दिया, ये पैसा दिया, ये फंड्स दिए, तो कंपनी को भी तो वापस रिटर्न करने हैं ना।
कंपनी वापस किस फॉर्म में कर रही है? इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, और प्रिंसिपल देगी, ये पैसा वापस आएगा। तो जब ये पैसा शेयर सिक्योरिटीज इशू होंगी या बैंकों ने आगे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, अल्टीमेटली पैसा तो हमारी हार्ड अर्न मनी है या नहीं। अब अगर ये पैसे लेकर भाग जाएं, पैसे का मैनिपुलेशन करें, तो कोई लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सिक्योरिटीज लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे जब ये कंपनी फंड रेजिंग करेगी। सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटीज लॉ में मैंने क्या देखा था? कंपनी एक्ट 2013 आएगा, और क्या था? सेबी, डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल आपने सुने होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स रखी जाती है। एससीआरए कौन आ जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज। और अगर फॉरेन है तो फॉरेनर को इशू हो रहे हैं तो आरबीआई भी आ जाएगा। अभी मैं उसको नहीं लिखता, चलो मैं इतना आपके लिए क्लियरली लिख देता हूं कि 4 लॉ डायरेक्टली हर कंपनी पर एप्लीकेबल होंगे। किस पर्पस के लिए? जब भी ये कंपनी शेयर डिबेंचर इशू करेगी, तो ये सारे के सारे लॉ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कंपनी को फॉलो करने हैं। मतलब कंपनी को पैसा लेने के लिए सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा रेगुलेटर कौन है? सेबी। सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आपको रोड पर बाइक, स्कूटर, कार चलाने के लिए लाइसेंस लेना है तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लाइसेंस लिए बिना आप नहीं चला सकते, ऐसे ही पब्लिक कंपनी को पैसा लेना है तो बिना सेबी की परमिशन के नहीं ले सकती। और कंपनी को ऐसा बोला गया कंपनी एक्ट के सेक्शन 24 में कि आपको जो भी फंड रेजिंग करनी है वो सेबी लॉ बनाएगी। जैसे बैंकिंग सिस्टम को संभालने के लिए आरबीआई स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दी गई, ऐसे ही इस कैपिटल मार्केट को संभालने के लिए सेबी एक रेगुलेटर बनाया गया जो सारे इसके रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को देख रहा है। हुई बात क्लियर जी? आओ आप कुछ मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूं, थोड़ा सा और समझ आएगा। हम सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट पढ़ने जा रहे हैं। कैपिटल मार्केट का मतलब हमने क्या समझा? अब एक्सचेंज ऑफ फंड्स। एक्सचेंज ऑफ फंड्स कैसे हो रहा है? देखो, अब कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसको प्राइमरी मार्केट भी आता है वर्ड। ये 2 मार्केट है, यहां पर हो रहा है इशू, अलॉटमेंट, और यहां पर हो रहा है ट्रांसफर, बाइंग सेलिंग। क्लियर हुआ जी? तो यहां पर कौन आएगी? पब्लिक। यहां पर वो क्या करेगी? सब्सक्राइब करेगी सिक्योरिटीज, बाय सेल करेगी, और दूसरा कौन आएंगी यहां पर? कंपनी। और वो कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक कंपनी। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी आ सकती है एक्सेप्शनल केसेस में। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब मुझे बताओ, हम यहां पर आ रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं? पैसा। जैसे फार्मर, फार्मर अपनी वेजिटेबल्स कहां लेकर जाता है? एक होलसेल मार्केट में जाता है जिसको हम सब्जी मंडी या अनाज मंडी बोलते हैं, या ग्रेन्स
वेजिटेबल या ग्रेन्स। तो होलसेल मार्केट से वो कहाँ पहुंचती हैं फिर वो? पब्लिक के पास। तो बीच में ये होलसेल मार्केट है या नहीं? एक प्लेटफॉर्म है ना, जहां पर फार्मर और पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आपको फार्मर के पास खेतों में जाने की जरूरत नहीं है और फार्मर को आपके घरों में आने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया। आपके घर के आसपास जो भी मार्केट है, वो मार्केट बेसिकली क्या है? वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो। अगर आप सब्जी मंडी गए हो तो सब्जी की मार्केट है, अनाज मंडी गए हो तो अनाज की मार्केट है, कपड़े की मार्केट में गए हो तो कपड़ा डील हो रहा है। वहां पर मैन्युफैक्चरर बनाकर दे रहा है और बायर लेने जा रहा है, बीच में एजेंट्स बैठे हुए हैं सारे। ऐसे ही कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस फॉर एक्सचेंज ऑफ फंड। अब यहाँ पर गुड्स बाय सेल होंगी। अब मार्केट है तो सर ऑब्वियसली मार्केट में तो गुड्स बाय सेल होनी चाहिए, बट कैपिटल मार्केट में तो आप बात कर रहे हो पैसे की। पैसे की तो बाइंग सेलिंग हो नहीं सकती। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है कि मनी इज नॉट गुड्स, बट सेल ऑफ गुड एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन में शेयर्स और डिबेंचर को गुड्स माना गया है। तो जब आप सिक्योरिटीज की बात करते हो कैपिटल मार्केट में, डीलिंग किसकी हो रही है? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर और अदर फॉर्म ऑफ बहुत सारी। अभी मैं सिर्फ सिंपल फॉर्म रख रहा हूं, शेयर, डिबेंचर। ये सिक्योरिटीज को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स बोला गया है। तो आप जब सब्सक्राइब करते हो सिक्योरिटीज तो पैसा देते हो, बायर हो। तो पब्लिक यहां पर क्या है? बायर। कंपनी यहां पर क्या है? सेलर। सेलर किस चीज की है? ऑफ सिक्योरिटीज। तो कंपनी कैपिटल इशू कर रही है, उसके बदले में शेयर्स या डिबेंचर दे रही है, जिनको हमने गुड्स बोला। तो हम कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी हमें शेयर और डिबेंचर देती है। बेसिकली इट इज अ प्रॉमिस। एक ऑनरशिप प्रूफ है कि आपने कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी आपको ये प्रॉमिस दे रही है कि आने वाले टाइम में जो इनकम होगी उसमें आपका इस अकॉर्डिंगली आपका हिस्सा होगा, उस प्रॉमिस के हिसाब से। तो वो फंड्स का एक्सचेंज हो रहा है। अब मान लो आप यहां से पब्लिक होलसेल मार्केट गई तो पैसे लेकर आई और यहां पर क्या मिली? गुड्स या प्रोड्यूस मिला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट आपने यहां पर पैसा दिया, वैल्यू ऑफ मनी मिल गई। आप सब्जी लेने गए, सब्जी वाले भैया को पैसे दिए और सब्जी लेकर आ गए, कहानी खत्म। कपड़ा लेने गए, कपड़ा खरीदा और घर आ गए, कहानी खत्म। आप मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप में गए या मार्केट में गए तो आपने कंप्यूटर खरीदा, मोबाइल खरीदा, पैसे दिए और वैल्यू ऑफ मनी मिल गई। बट यहां पर आपको वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिल रही, यहां पर आपको प्रॉमिस मिल रहा है। सिक्योरिटीज एक तरह का क्या है? प्रॉमिस है कि आपने मुझे पैसा दिया, मैं इसकी एक रिसीप्ट दे रहा हूं। आने वाले टाइम में अगर आपने लोन की फॉर्म में दिया है तो मैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दूंगा, और अगर आपने इक्विटी की फॉर्म में दिया है तो आपको ऑनरशिप राइट दूंगा, जो कंपनी में आपकी हिस्सेदारी आपको मिलेगी। उसका प्रूफ है। उस प्रूफ को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी पैसा लेकर भाग जाएगा किसी का। भाई आपने शेयर्स खरीदे तो पैसा दिया और शेयर्स ले लिए, तो शेयर्स तो कागज का टुकड़ा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंट्री है। कल को वो भाग गए तो क्या करोगे आप? तो इसके लिए इस एक्सचेंज ऑफ फंड्स को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और ये कंपनियां, जिसको भी फंड्स की नीड है वो कैपिटल मार्केट जाएंगी, जिनको इन्वेस्ट करना है वो भी कैपिटल मार्केट जाएगा। जैसे फार्मर है वैसे हम हैं। फार्मर भी यहां पर क्या है? सेलर है, और हम क्या हैं? बायर हैं। और यहां पर पब्लिक क्या है? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? बायर्स हैं, जो पैसा लेकर जा रहे हैं कैपिटल मार्केट में, वहां पर उनको शेयर मार्केट में पैसा, और कंपनी जा रही है, इशू कर रही है, और उनके ऊपर लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं। तो मैं अगर ये समझूं, हमने जो अभी तक की बात की, इन्वेस्टर्स अपना सेविंग्स का पार्ट लेकर कहां जाएंगे? कैपिटल मार्केट। इस कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा है? इशू, अलॉटमेंट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और यहां पर कौन आ रहा है?
कंपनी जिसको पैसे की जरूरत है। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप सब्जी बेचने आ रहे हो तो गुड्स लेकर आ रहे हो, यहां पर दे रहे हो, बट यहां पर आप क्या दे रहे हो, शेयर्स या डिबेंचर, जो एक तरह से क्या है, प्रॉमिस है पैसों की फॉर्म में, बट लेके भाग गए तो क्या होगा। तो इसके लिए इस मार्केट को बहुत हाईली रेगुलेट किया गया है, और इस हाईली रेगुलेशन में कंपनी एक्ट 2013 ने आगे पावर किसको दे दी, सेबी को, स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर दे दी आरबीआई को कि आप बैंकों को संभालो, पब्लिक की हार्ड एंड मनी है, बैंक गड़बड़ ना करें, तो बैंकों के लिए लॉ कौन बनाता है, आरबीआई। तो कंपनियों के लिए लॉ कौन बना रहा है, सेबी। साथ में इस कैपिटल मार्केट में आने में सेबी के साथ फिर प्लस और ऐड हो जाएंगे, जो मैं बार बार लिख रहा हूं, डिपॉजिटरीज एक्ट प्लस एससीआरए एक्ट प्लस फेमा, ये भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है जी, तो ये एक्ट जुड़ जाते हैं, ये 1996 में आया था। ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं सिलेबस में, हमने पढ़ने हैं। अभी आपको दिखाता हूं सिलेबस में। तो यहां पर ये पैसा लेकर गए, ये पैसा लेने आए, और दोनों के बीच में लॉ है। तो मतलब कंपनी को जब भी इस मार्केट में जाना है तो पहले अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल किसकी लेनी है, सेबी की। सेबी से अप्रूवल लेनी है, और सेबी किसके लिए बैठी है, इनके प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आरबीआई किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हम लोगों को, सेवर्स को, ऐसे ही सेबी हमें प्रोटेक्शन दे रही है कि ये कंपनियां चीटिंग ना करें, और इनको रेगुलेट कर रही है। सेबी इनको रेगुलेट करती है कि कैसे शेयर्स इशू होंगे, कैसे डिबेंचर इशू होंगे, इन्हीं को हम सिक्योरिटीज लॉ बोल रहे हैं। तो मैं अब सारी बात को सम अप करूं कि अगर एक कंपनी को पब्लिक से फंड्स लेने हैं तो पहले कहां जाना पड़ेगा, उसको सेबी के पास जाना पड़ेगा। मतलब अगर कोई एक कंपनी इशू करती है ऑफ सिक्योरिटीज, तो उसको सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013 सेबी की अप्रूवल लेनी है। कंपनी एक्ट ने बोल दिया कि आपको सेबी से पूछना पड़ेगा, प्लस साथ में डिपॉजिटरी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं शेयर्स, आजकल पेपर फॉर्म में नहीं आते, प्लस स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा, क्योंकि बाद में डीलिंग कहां पर होगी, बाइंग सेलिंग कहां पर होगी, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कहां पर होगी। तो ये सारे लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे, और इन्हीं लॉज को हम क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटीज लॉज, जो आपका ये सब्जेक्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हो, सिक्योरिटीज लॉ। तो कंपनी इसके बाद सेबी की अप्रूवल मिलने के बाद इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करेगी, जो आप प्रोस्पेक्टस वर्ड सुनते हो आप, ऑफर डॉक्यूमेंट। और किसके पास जाएगी, ऑफर किसको लेकर जाएगी, वो इन्वेस्टर्स के पास जाएगी, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। सिक्योरिटीज। तो इन्वेस्टर यहां पर क्या करेगा, सब्सक्राइब कैसे करता है, आपने एप्लीकेशन मनी सुना, एप्लीकेशन देता है, वो एप्लीकेशन कहां जाएगी, कंपनी के पास। कंपनी इनको क्या देगी, अलॉटमेंट। कंपनी क्या करने जा रही है, अलॉटमेंट। और उसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट के बाद अब अगर किसी इन्वेस्टर को बाय सेल करना है तो बाय सेल होगा, जिसको हम क्या वर्ड बोलेंगे यहां पर, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये भी यहां पर होगा, और ये कहां पर होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे। तो कंपनी पैसा तो एक बार ले लेगी, बट उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे डील बाद में होते रहेंगे। तो अब आप स्टॉक एक्सचेंज सुनते हो तो वहां पर क्या हो रहा है,
वो कंपनियों के शेयर्स डिबेंचर अवेलेबल हैं जिन्होंने सिक्योरिटीज इशू की थी और लोग वहां पर उनको परचेज करने जाते हैं। तो ये आपका SLCM है, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। अभी आगे की क्लास भी इसी पर मैं फाउंडेशन बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। क्यों बनाया गया? क्योंकि कंपनियों को फंड्स नहीं मिलेंगे तो नए प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। तो कंपनियों को फंड रेजिंग भी इजी होनी चाहिए, बट वो कंपनियां उस फंड्स का मिसयूज ना करें, उसके लिए सिक्योरिटीज लॉ बने। कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर ये डीलिंग होगी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंटरमीडियरीज, अभी ये सारी चेन आगे बनने वाली है। फाइनेंशियल सिस्टम, एक वर्ड आएगा आगे, फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहले आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स का दो पार्ट हैं, मनी मार्केट एक पार्ट है, तो मनी मार्केट ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में नहीं डाला गया। और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का मतलब है बैंक्स, और कैपिटल मार्केट का मतलब है कि कॉरपोरेट्स, कंपनियां यहां पर आ रही हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFC हैं, ये मनी मार्केट का पार्ट हैं सारे। कॉरपोरेट्स, कंपनियां यहाँ पर कैपिटल मार्केट का पार्ट आ जाता है। लॉन्ग टर्म फंड्स यहाँ पर हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स, और ये हो रहे हैं लॉन्ग टर्म। कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। तो दो तरह की प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। बैंक में आप देखो, सेविंग अकाउंट में पैसा रखो, कल निकाल के ले आओ, शॉर्ट टर्म है। FD करा लो 1 महीने से लेकर आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ये शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो वो मनी मार्केट बोली जाएगी जहां पर आप FDs वगैरह करा रहे हो। तो बैंक किसका पार्ट आ जाते हैं? मनी मार्केट का। बट बैंक भी आगे जब कंपनी को लोन देते हैं तो वो किसका पार्ट आ गई? कंपनियां कैपिटल मार्केट का पार्ट आ गई। और कैपिटल मतलब जो किसी प्लांट एंड मशीनरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लग रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स में हो रहा है। तो एक कंपनी को जब शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए तो वो मनी मार्केट जाएगी, लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए तो कैपिटल मार्केट जाएगी। तो ये एक सिस्टम चला आ रहा है हमारा। तो मैं आगे वाली क्लास में इसको और इलेबोरेट करूंगा। आज के लिए जो हमने किया है इसको इतना रिकैप करते हैं कि कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी। हमने क्या समझा यहाँ पर? पैसा, और पैसा किस फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है? सिक्योरिटीज की फॉर्म में। सिक्योरिटीज क्या है? शेयर्स या डिबेंचर्स। फिर जब हम आते हैं सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज डेट फॉर्म में भी हो सकती हैं, शेयर्स फॉर्म में भी हो सकती हैं, और कंपनी डेट और इक्विटी दोनों लेकर चलती है। इक्विटी लेने का फायदा ये होता है कि आपको वापस करने की चिंता नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन है, वाइंडिंग अप है। बट अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड चाहिए और कंपनी को लग रहा है कि साल 2 साल बाद पैसा वापस कर देगी, तो अगर उसने इक्विटी इशू कर दी, शेयर्स इशू कर दिया, वो तो फंस गई। वाइंडिंग अप से पहले पैसा वापस नहीं दे सकती, शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं कर सकती, एक्सेप्ट बायबैक और रिडक्शन ऑफ कैपिटल के प्रोविजंस हैं, वो कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे। तो कंपनी शॉर्ट टर्म फंड्स हमेशा डेट ही लेती है, और इक्विटी होती है जब हमें लॉन्ग टर्म फंड्स लेने हो। फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, शेयर्स में फायदा नुकसान क्या है कि आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर देना पड़ेगा, असेट्स में शेयर देना पड़ेगा। अगर आप लोन लेते हो तो आपको उसको अपनी ऑनरशिप राइट नहीं देना। मान लो आपकी शॉप भी है, आपने किसी को पार्टनर बना लिया, तो आपको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉफिट में भी शेयरिंग देनी पड़ेगी। बट अगर आपने लोन ले लिया तो लोन लेने वाले को तो फिक्स % ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो ना आपकी डिसीजन मेकिंग में आएगा ना आपके ऑनरशिप राइट्स में आएगा। तो बट दोनों का बैलेंस हर बिजनेस में होना जरूरी है। अगर किसी को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए पैसे चाहिए, तो क्या वो किसी को पार्टनर बना ले जिंदगी भर के लिए? तो बेटर क्या है? लोन ले ले। और अगर लग रहा है कि नहीं जी पता ही नहीं, हमें इंडेफिनिट पीरियड के लिए पैसा चाहिए, तो बेटर है पार्टनर बनाओ, लोन लेके तो फंस जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप पैसा वापस कब कर पाओगे, तो लोन लेने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये
भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो पार्ट में आ जाते हैं और हर कंपनी इनका बैलेंस लेकर चलती है। लॉ, कंपनी एक्ट मैंने बोला, SCRA बोला, डिपॉजिटरी एक्ट बोला, फेमा बोला और सेबी बोला। ये हैं सिक्योरिटीज लॉस जो आपने पढ़ने हैं। इन्हीं पर अभी मैं आपको बताऊं कि ये देखो इनके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, देखो आपके सिलेबस में कहाँ गया, देखो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, फर्स्ट चैप्टर ही इस चीज का है, दूसरा सेबी एक्ट, तीसरा डिपॉजिटरी एक्ट आ गया। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेबी इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, पब्लिक इशू कैसे आता है, IPO FPO उसका लॉ है। कम से कम नहीं तो मान के चलो 25 घंटे की क्लास इसमें लगने वाली है, 25 से 30 घंटे, इतना टेक्निकल टॉपिक है ये। फिर लिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होती है। फिर टेक ओवर रेगुलेशन है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी या कोई भी पर्सन किसी कंपनी में कंट्रोल ले ले तो वो टेक ओवर होगा, तो उसके भी लॉ हैं कि कोई चोरी छुपे ना ले। एक मतलब कोई भी कंपनी के आप शेयर ले रहे हो तो अगर आप आधे से ज़्यादा ले लो तो वोटिंग पावर आपके पास आ जाएगी, तो उसका भी लॉ है। बायबैक, मैंने बताया था कि आप वाइंडिंग अप तक पैसा वापस नहीं कर सकते, बट अगर पहले वापस करना चाहते हो तो उसके भी रेगुलेशंस हैं, वो लॉ फॉलो होगा। जबकि लोन के लिए ऐसा नहीं है, लोन तो फिक्स पीरियड पे आप वापस दोगे, प्रीपेमेंट है तो वो आपको कुछ चार्जेस लेंगे, बट शेयर होल्डर का पैसा आप सर्टेन प्रोविजन से करोगे। और लिस्टेड कंपनी के लिए लॉ सेबी बनाती है। जिन लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा है, सेक्शन 68 बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में साफ बोला गया है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उस पर सेबी रेगुलेशन अप्लाई होंगी, ये सेबी रेगुलेशन आ गई। फिर डी लिस्टिंग, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की डीलिंग करानी है, वहां से हटाओगे तो डी लिस्टिंग, उसके भी रेगुलेशन है, आप अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉयज को कंपनी शेयर इशू करती है, उसका चैप्टर है। स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को होते हैं, उसका भी चैप्टर है। इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन को लीक ना करके बाइंग सेलिंग हो, उसके लिए लॉ बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कैसे म्यूचुअल फंड चलते हैं, कैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लाइक म्यूचुअल फंड होती हैं, अभी आपको इतना ही समझना है। सेबी ऑम्बड्समेंट जो इन्वेस्टर कंप्लेंट्स को देखता है, ऑम्बड्समेंट होता है एक नॉर्मल न्यूट्रल पर्सन जो गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट कंप्लेंट्स होता है या इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। आप कभी बैंक में भी जाओ तो बैंक के नोटिस पे लिखा होता है RBI ऑम्बड्समेंट। अब अगर आप किसी बैंक में जाओ, ध्यान देना, जो उनका नोटिस बोर्ड होता है उस पर RBI ऑम्बड्समेंट का नंबर होता है। Ombudsman means a person who solves the problem, complaints against the authority। तो अगर RBI ombudsman है तो बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट सुन रहा है, सेबी का ombudsman है तो अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी और स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट कंप्लेंट सुन रहा है। पार्ट 2 में 30 मार्क्स का स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट आएगा, बट मैं इसको पहले कराऊंगा, मैं इस सीक्वेंस में नहीं चलूंगा। सिक्योरिटी लॉ में मेरी अपनी सीक्वेंस चलती है कि आपके माइंड में कैसे डाला जाए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर मैं SCRA पहले कराने लग गया तो आधा ऊपर से जाएगा आपके, तो मुझे मालूम है कि मैंने कैसे स्टेप्स पढ़ाने और कैसे आपके माइंड में जाना है। म्यूचुअल फंड्स का तो मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर का मेरा बिजनेस है, मेरी वाइफ करती हैं, उनके नाम है, तो ये काम तो हम लोग मतलब समझ लो कि 32 ईयर्स मैंने तो अपनी लाइफ का आधे से टाइम ही उसमें जगह है। 17 साल का था, इस मार्केट में आ गया था, तो ये टॉपिक मुझे मालूम है कि कैसे आपके माइंड में उतारने हैं। और यहाँ मान के चलो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज नज़र आनी शुरू हो जाएंगी ना, आप कहोगे हम तो सोचते थे कंपनी में ही जॉब होगी हमारी, बट इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको रियल जॉब का नेचर समझ आएगा कि आप किस किस लेवल्स तक जा सकते हो, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था, एक्चुअल CS का पैकेज तो लिस्टेड कंपनी ही देती है। अगर आपको करोड़ों के पैकेज तक पहुंचना है तो वो लिस्टेड कंपनी देगी, कोई भी छोटी कंपनी में पैकेज नहीं मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस में भी हो तो आप लिस्टेड कंपनियों की ऑडिट करोगे, सेक्रेटेरियल ऑडिट करोगे, तभी तो अच्छी फीस मिलेगी। तो ये लॉ के आप ज्ञाता ज्ञानी पंडित बनने वाले हो। अगर आप ये बन जाते हो तो स्काई इज द लिमिट। मेहनत है, स्ट्रगल है, थोड़े टाइम की, एक बार आप स्टेब्लिश हो गए तो आप देखो कहाँ के कहाँ पहुँचोगे। सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट, जैसे सब्जी मंडी में एजेंट होते हैं, हर मार्केट में शॉपकीपर हैं, लिंक बिटवीन बायर एंड सेलर, तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट्स आएंगे, लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स।
उनको हम इंटरमीडियरीज बोलेंगे। मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू इशू, अंडर राइटर आपने एक वर्ड सुना हुआ है, वो भी लिंक है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड कंपनी, कि अगर कंपनी के शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो वो ले लेगा। तो ये इंटरमीडिएट्स की भी सेबी की रेगुलेशंस हैं जो हमने पढ़नी है यहाँ पर। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपके टॉपिक्स आप देख रहे हो रिलेट कर रहे हैं जो मैं अभी आपको बोलता आ रहा था। हमने अभी तक क्या समझा, अगर मैं सारी बात को समराइज करना चाहूँ तो कैपिटल मार्केट प्लेस टू बाय सेल या इशू, साथ में इशू बोल देता हूँ, शेयर डिबेंचर, सिक्योरिटीज, और आप उसके लॉ पढ़ रहे हो, प्रोविजंस, जो आपका ये सब्जेक्ट है। इस टॉपिक को मैं अब नेक्स्ट क्लास से उठाऊंगा। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को मैं आगे फर्दर और एक्सपेंड करूंगा, क्या है फाइनेंशियल सिस्टम, क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा आपका। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सिक्योरिटीज लॉज क्या है। सिक्योरिटीज लॉ मतलब लॉ रिलेटिंग टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, डीलिंग इन सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट क्या है, अ प्लेटफॉर्म, प्लेस फॉर द इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर विच कंपनी, पब्लिक कंपनी, विच कैन ब्रिंग पब्लिक इशू, प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड। तो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको मैं अभी यहाँ नहीं छेड़ रहा। सिर्फ पब्लिक कंपनी जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट करती है इन्विटेशन टू पब्लिक, तो वो इस मार्केट में नहीं आएगी। अगर उसको आना है तो अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में, फिर आ सकती है। पब्लिक कंपनी अपना फ्रीली शेयर डिबेंचर इशू कर सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से फिर आगे चलेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम्स को समझेंगे, फिर हम प्रॉपर चैप्टर्स पे आएंगे ताकि आपकी फाउंडेशन बन सके। मैंने आज के चैप्टर से आपके ओवरव्यू से दे दिया कि आपके ये जो सिलेबस है वो किस चीज़ का है और किस नेचर का आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है जी, आगे क्लास में जहाँ स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर आएगा, SCRA में स्टॉक एक्सचेंज है, लाइव मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग देखेंगे। आपको शेयर्स की बाइंग सेलिंग करके दिखाऊंगा, मार्केट में कैसे बाई सेल होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कैसे इन्वेस्टर्स करते हैं, मेरे क्लाइंट्स ने कितनी कर रखी हैं, कैसे उनको रिटर्न्स आ रही हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी तो शुरुआत है, इतना पक्का है जब आपका सिलेबस पूरा होगा अप्रॉक्सीमेट 4 महीने बाद, तो आप एक डिफरेंट पर्सन बन के निकलने वाले हो। घर वाले भी कहेंगे तुझे क्या हो गया, तेरे अंदर इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई। आपको जो आपने 12 साल में नहीं पढ़ा होगा पिछले 12th तक या बीकॉम में, ये 4 महीने में आपका नॉलेज लेवल इतना हाई हो जाने वाला है, आपको एक अलग दुनिया नजर आएगी। आपको लगेगा हम कहाँ सो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं कि लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ होता है। अभी तो मैंने कंपनी लॉ में आपको ट्रेलर दिया था, रिलायंस की इनकम कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा। और कितने लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं इस मार्केट से और बर्बाद भी हुए हैं, तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो कैसे कमाना है, ये ट्रेडिंग करना मैं नहीं सिखाने वाला, बट आपको ट्रेडिंग के बारे में जरूर बताऊंगा, स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा, सेफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से आप सेफली चल सकते हो और आगे इन्वेस्ट करो। 4 महीने बाद आप अपने घर के एडवाइजर जरूर बन जाओगे। डू एंड डोंट्स की यहाँ इन्वेस्ट मत करो और यहाँ करो, विच इज़ बेटर, विच इज़ नॉट बेटर, कहाँ ज़्यादा रिटर्न के चांस हैं, कहाँ रिटर्न के चांस कम है, ये सब आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। और जब आप लॉज को ग्रास कर लोगे तो आपकी जॉब पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगी। मेरे कई बच्चे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो ये तभी हो पाया है जब उन्होंने सिक्योरिटीज़ लॉ में मास्टरी की है। बिलीव आपको करना है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे ईजी होता जाएगा। टोटल नई दुनिया है, नया टॉपिक है, धीरे धीरे समझेंगे। 10 बार डाउट लो, क्वेरी लो, हमेशा हाजिर हैं आपके लिए। बट एकदम से ये सोचो कि एक बार में समझ आ जाएगा, टाइम लगेगा, मेहनत आपको साथ में करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आज तो आपको ये पता चला कि हमारे घर का जो पैसा है, हमने तो सोचा बैंक में रखा है, बट अल्टीमेटली तो वो किसी कंपनी के पास गया हुआ है। आपने सोचा LIC को पैसा दे रखा है, बट LIC से पैसा तो कहीं और गया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि LIC ने किन किन कंपनियों में कितने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आपको पता चलेगा कि कितना फंड आगे रोटेट होता है। तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं फिर कमिंग क्लास में और EBCL में मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।